हुस्न और हवस का खेल। 18 नवंबर 2016 की रात के यही कोई 1:30 बजे मुंबई से सटे जनपद ठाणे के उल्लासनगर के थाना विट्ठलवाड़ी के AIYR खैरनार को सूचना मिली कि आसिले पाड़ा परिसर स्थित राजा राम कॉम्प्लेक्स की तीसरी मंजिल स्थित एक फ्लैट में काले रंग के बैग में लाश रखी है। सूचना देने वाले ने बताया था कि उसका नाम सफी उल्ला खान है और उस फ्लैट की चाबी उसके पास है। 35 साल का सफी उल्ला पश्चिम बंगाल के जिला मुर्शिदाबाद की तहसील नगीन बाग के गांव रोशन बाग का रहने वाला था। रोजी रोटी की तलाश में वह करीब 8 साल पहले ठाणे आया था, जहां वह उल्लासनगर के आसिले पाड़ा परिसर स्थित राजा राम कॉम्प्लेक्स के तीसरी मंजिल स्थित फ्लैट नंबर 308 में अपने परिवार के साथ रहता था। वह राजमिस्त्री का काम करके गुजर बसर कर रहा था। उसके फ्लैट से 2 फ्लैट छोड़कर उसका मामा राजेश खान अपनी प्रेमिका पत्नी खुशबू उर्फ जमीला शेख के साथ रहता था। 10-11 महीने पहले की खुशबू राजेश खान के साथ इस फ्लैट में रहने आई थी। वो अपना कमाती खाती थी, इसलिए वह राजेश खान पर निर्भर नहीं थी। राजेश खान कभी कभार ही उसके यहाँ आता था। ज्यादातर वह पश्चिम बंगाल स्थित गांव में ही रहता था। 18 नवंबर की दोपहर सफीउल्लाह अपने फ्लैट पर जा रहा था, तभी इमारत की सीढ़ियों पर उसकी मुलाकात राजेश खान से हो गई। उस समय काफी घबराया होने के साथ साथ वह जल्दबाजी में भी था, लेकिन सफीउल्लाह सामने पड़ गया तो उसने रुक कर कहा, सफी, अगर तुम मेरे साथ नीचे चलते तो मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताता। इस समय तो मैं कहीं नहीं जा सकता क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। जो भी बात है बाद में कर लेंगे, कहकर सफीउल्लाह जैसे ही आगे बढ़ा, राजेश खान ने पीछे से कहा, यह रही मेरे फ्लैट की चाबी, रख लो। तुम्हारी मामी मुझसे लड़ाई झगड़ा कर कहीं चली गई है, मैं उसे खोजने जा रहा हूँ। मेरी अनुपस्थिति में अगर वह आ जाए तो यह चाबी उसे दे देना, बाकी बातें मैं फोन से कर लूंगा। राजेश खान से फ्लैट की चाबी लेकर सफीउल्लाह अपने फ्लैट पर चला गया तो राजेश खान नीचे उतर गया। करीब 12 घंटे बीत गए। इस बीच ना राजेश खान आया और ना ही उसकी पत्नी खुशबू आई। सफीउल्लाह को चिंता हुई तो उसने दोनों को फोन करके संपर्क करना चाहा, लेकिन दोनों के ही नंबर बंद मिले। सफीउल्लाह सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। वह कुछ करता। उसके पहले ही रात के करीब 1 बजे उसके फोन पर राजेश खान का फोन आया। उसके फोन रिसीव करते ही उसने पूछा, तेरी मामी आई या नहीं? नहीं, मामी तो अभी तक नहीं आई। यह बताओ कि इस समय तुम कहाँ हो? सफीउल्लाह ने पूछा। तुम्हें राज की एक बात बताता हूँ, अब तुम्हारी मामी कभी नहीं आएगी क्योंकि मैंने उसे मार दिया है। इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे फ्लैट के बेडरूम में बेड के नीचे काले रंग का एक बैग पड़ा है, उसी में तुम्हारी मामी की लाश रखी है। तुम उसे ले जाकर कहीं फेंक दो। जल्दबाजी में मैं उसे फेंक नहीं पाया। इस समय मैं ट्रेन में हूँ और गांव जा रहा हूँ। खुशबू की हत्या की बात सुनकर सफीउल्लाह के होश उड़ गए। उसने उस बैग के बारे में आस पड़ोस वालों को बताया तो सभी इकट्ठा हो गए। उन्हीं के सुझाव पर इस बात की सूचना सफीउल्लाह ने थाना विट्ठलवाड़ी पुलिस को दे दी थी। AIYR खैरनार ने तुरंत इस सूचना की डायरी बनवाई और थाना प्रभारी सुरेंद्र सिर साठ तथा पुलिस कंट्रोल रूम एवं पुलिस अधिकारियों को सूचना देकर वह कुछ सिपाहियों के साथ राजाराम कॉम्प्लेक्स पहुंच गए। रात का समय था, फिर भी उस फ्लैट के
बाहर इमारत के काफी लोग जमा थे। उनके पहुंचते ही सफीउल्लाह ने आगे बढ़कर उन्हें फ्लैट की चाबी थमा दी। फ्लैट का ताला खोलकर वाई.आर. खैरनार सहायकों के साथ अंदर दाखिल हुए तो बेडरूम में रखा वह काले रंग का बैग मिल गया। उन्होंने उसे हॉल में मंगाकर खुलवाया तो उसमें उन्हें एक महिला की लाश मिली। बैग से बरामद लाश की शिनाख्त की कोई परेशानी नहीं हुई। सफीउल्लाह ने उसके बारे में सब कुछ बता दिया। लाश बैग से निकालकर वाई.आर. खैरनार जांच में जुट गए। वो घटनास्थल और लाश का निरीक्षण कर रहे थे कि थाना प्रभारी सुरेंद्र सिरसाट, एसीपी आशुतोष दुबरे, एडिशनल सीपी शरद सेलार, डीसीपी सुनील भारद्वाज अमरनाथ घोपड़े के साथ आ पहुंचे। फोरेंसिक टीम के साथ पुलिस अधिकारियों ने भी घटनास्थल और लाशों का निरीक्षण किया। अपना काम निपटाकर थोड़ी ही देर में सारे अधिकारी चले गए। लाश के निरीक्षण में स्पष्ट नजर आ रहा था कि मृतक की बेल्ट से जमकर पिटाई की गई थी। उसके शरीर पर तमाम लाल काले निशान उभरे हुए थे। कुछ घावों से अभी भी खून रिस रहा था। उसके गले पर दबाने का निशान था। लाश और घटनास्थल का निरीक्षण करके सुरेंद्र सिरसाट ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए उल्लासनगर के मध्यवर्ती अस्पताल भिजवा दिया। घटनास्थल की पूरी कार्रवाई निपटाकर सुरेंद्र सिरसाट थाने लौट गए और सहयोगियों से सलाह मशविरा करके इस हत्याकांड की जांच वाई.आर. खैरनार को सौंप दी। वाई.आर. खैरनार ने मामले की जांच के लिए अपनी एक टीम बनाई, जिसमें उन्होंने एआई प्रमोद चौधरी, ए शेख के अलावा हेड कांस्टेबल दादा भाऊ पाटिल, दिनेश चित्ते, अजित सांगलुके तथा महिला सिपाही ज्योति शिंदे को शामिल किया। पुलिस को सफीउल्लाह से पूछताछ में पता चला था कि राजेश खान ने कत्ल करके गांव जाने के लिए कल्याण रेलवे स्टेशन से ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस पकड़ ली है। अब पुलिस के लिए यह चुनौती थी कि वह गांव पहुंचे उसके पहले ही उसे पकड़ ले। अगर वह गांव पहुंच गया और उसे पुलिस के बारे में पता चल गया तो वह भाग सकता था। इस बात का अंदाजा लगाते ही पुलिस टीम ने जांच में तेजी लाते हुए राजेश खान के मोबाइल की लोकेशन पता की तो वह जिस ट्रेन से गांव जा रहा था वहां से उसे गांव पहुंचने में करीब 10 घंटे का समय लगता। पुलिस टीम किसी भी तरह उसे हाथ से जाने देना नहीं चाहती थी, इसलिए वाई.आर. खैरनार ने सीनियर अधिकारियों से बात करके राजेश खान की गिरफ्तारी के लिए एआईए शेख और हेड कांस्टेबल मानेक को हवाई जहाज से कोलकाता भेज दिया। दोनों राजेश के पहुंचने से पहले ही हावड़ा रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए और उसे गिरफ्तार कर लिया। 26 साल के राजेश खान को मुंबई लाकर पूछताछ की गई तो उसने खुशबू से प्रेम होने से लेकर उसकी हत्या तक की जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी। राजेश खान पश्चिम बंगाल के जनपद मुर्शिदाबाद की तहसील नगीनबाग के गांव रोशनबाग का रहने वाला था। गांव में वह माता पिता एवं भाई बहनों के साथ रहता था। गांव में उसके पास खेती की जमीन तो ही थी, बाजार में कपड़ों की दुकान भी थी जो ठीक ठाक चलती थी। उसी दुकान के लिए वह कपड़ा लेने थाने के उल्लासनगर आता था। वह जब भी कपड़े लेने उल्लासनगर आता था अपने भांजे सफीउल्लाह से मिलने जरूर आता था। 24 साल की खुशबू उर्फ जमीला से राजेश खान की मुलाकात उसकी कपड़ों की दुकान पर हुई थी। वह उसी के गांव के पास की ही रहने वाली थी। स्थिति काफी खराब थी। वह जिन सपनों और उम्मीदों के साथ ससुराल आई थी वे उसे पूरे होते नजर नहीं आ रहे थे। खुली हवा में सांस लेना,
घूमना फिरना, मन माफिक पहनना ओढ़ना उस परिवार में कभी संभव नहीं था। इसलिए जल्दी ही वहाँ खुशबू का दम घुटने लगा। खुली हवा में सांस लेने के लिए उसका मन मचल उठा। दुकान पर आने जाने में जब उसने राजेश खान की आंखों में अपने लिए चाहत देखी तो वह भी उसकी ओर आकर्षित हो उठी। चाहत दोनों ओर थी, इसलिए कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। जल्दी ही उनकी हालत यह हो गई कि दिन में जब तक दोनों एक बार एक दूसरे को देख नहीं लेते उन्हें चैन नहीं मिलता। उनके प्यार की जानकारी गांव वालों को हुई तो उनके प्यार को लेकर हंगामा होता। उसके पहले ही वह खुशबू को लेकर मुंबई आ गया और किराए का फ्लैट लेकर उसी में उसके साथ रहने लगा। मुंबई में उसने उससे निकाह भी कर लिया। मुंबई पहुंचकर खुशबू ने आत्मनिर्भर होने के लिए एक ब्यूटी पार्लर में नौकरी कर ली। इससे राजेश खान चिंता मुक्त हो गया। वह महीने में 10-15 दिन मुंबई में खुशबू के साथ रहता था तो बाकी दिन गांव में रहता था। मुंबई आकर खुशबू में काफी बदलाव आ गया था। ब्यूटी पार्लर में काम करने के बाद उसके पास जो समय बचता था उस समय का सदुपयोग करते हुए अधिक कमाई के लिए वह बियर बार में काम करने चली जाती थी। पैसा आया तो उसने रहने का ठिकाना बदल दिया। अब वह उसी इमारत में आकर रहने लगी जहां सफीउल्लाह अपने परिवार के साथ रहता था। वहां उसने सुख सुविधा के सारे साधन भी जुटा लिए थे। खुशबू के रहन सहन को देखकर राजेश खान के मन संदेह हुआ। उसने उसके बारे में पता किया। जब उसे पता चला कि खुशबू ब्यूटी पार्लर में काम करने के अलावा बियर बार में भी काम करती है तो उसने उसी बियर बार में काम करने से मना किया। लेकिन उसके मना करने के बावजूद खुशबू बियर बार में काम करती रही। इससे राजेश खान का संदेह बढ़ता गया। 18 नवंबर की सुबह खुशबू बियर बार की ड्यूटी खत्म करके फ्लैट पर आई तो राजेश खान को अपना इंतजार करते पाया। उस समय वह काफी गुस्से में था। उसके पूछने पर खुशबू ने जब सीधा उत्तर नहीं दिया तो वह उस पर भड़क उठा। वह उसके साथ मारपीट करने लगा तो खुशबू ने साफ साफ कह दिया, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, गुलाम नहीं। कि जो तुम चाहोगे वही मैं करूँगी। खुशबू, तुम मेरी पत्नी ही नहीं प्रेमिका भी हो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम अपनी ब्यूटी पार्लर वाली नौकरी करो, मैं उसके लिए मना नहीं करता, लेकिन बियर बार में काम करना मुझे पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हें गंदी नजरों से ताकें। मैं जो कर रही हूँ सोच समझ कर कर रही हूँ। अभी मेरी कमाने खाने की उम्र है, इसलिए मैं जो करना चाहती हूँ वह मुझे करने दो। कहकर खुशबू बेडरूम में जाकर कपड़े बदलने लगी। राजेश खान को खुशबू से ऐसी बातों की जरा भी उम्मीद नहीं थी। वह भी खुशबू के पीछे पीछे बेडरूम में चला गया और उसे समझाने की गरज से बोला, इसका मतलब तुम मुझे प्यार नहीं करती। लगता है तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ गया है। तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन इस समय मैं थकी हुई हूँ और मुझे नींद आ रही है। अब मैं सोने जा रही हूँ। अच्छा होगा कि तुम अभी मुझे परेशान मत करो। खुशबू की इन बातों से राजेश खान का गुस्सा बढ़ गया। उसकी आंखों में नफरत उतर आई। उसने खींचते हुए कहा, मेरी नींद को हराम करके तुम सोने जा रही हो, लेकिन अब मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। यह कहकर राजेश खान खुशबू की बुरी तरह से पिटाई करने लगा। हाथ पैर से ही नहीं, उसने उसे बेल्ट से भी मारा। इस पर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो फर्श पर पड़ी दर्द से कराह रही खुशबू के सीने पर सवार हो गया और दोनों हाथों से उसका गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया।
खुशबू के मर जाने के बाद जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे जेल जाने का डर सताने लगा। वो लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लगा। काफी सोच विचार कर उसने लाश को फ्लैट में ही छिपाकर गांव भाग जाने में अपनी भलाई समझी। उसका सोचना था कि अगर वह गांव पहुंच गया तो पुलिस उसे कभी पकड़ नहीं पाएगी। उसने बेडरूम में रखे खुशबू के बैग को खाली किया और उसमें उसकी लाश को मोड़कर रखकर उसे बेड के नीचे खिसका दिया। वह दरवाजे पर ताला लगाकर बाहर निकल रहा था, तभी उसका भांजा सफीउल्लाह उसे सीढ़ियों पर मिल गया, जिसकी वजह से खुशबू की हत्या का रहस्य उजागर हो गया। घर की चाबी सफीउल्लाह को देकर वह सीधे कल्याण रेलवे स्टेशन पहुंचा और वहां से कोलकाता जाने वाली ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस पकड़कर गांव के लिए चल पड़ा। राजेश खान से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ अपराध संख्या 324 2016 पर खुशबू की हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मामले की जांच AIYR खैनार कर रहे थे।